हेलो आदब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी पर चलते हैं। पर उससे पहले मेरे इस परिवार से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की सच्ची कहानियाँ लाता रहूँ। तो चलिए अपनी आज की रियल स्टोरी पर चलते हैं। तो कहानी है, जो आज की कहानी है, शायद ही आपने इस तरह की कहानी कभी सुनी होगी। एक हिला देने वाली कहानी है आज की। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी जरूर देखी होगी। मैंने भी देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म के लास्ट में जो फैजल था, नवाज जी, वो रामाधीर सिंह को लगातार गोलियां मारते रहते हैं और बहुत सारी गोलियां मारते हैं। लास्ट के क्लाइमैक्स के सीन में रामाधीर सिंह को बहुत सारी गोलियां मार देते हैं। और इस फिल्म के आने के बाद एक शख्स ने दावा किया कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स सीन है वो कॉपी किया गया है और इस सीन को मेरी रियल लाइफ से चुराया गया है। ठीक इसी तरह से मैंने कत्ल किया था और उस तरीके को डायरेक्टर साहब ने चुराया और इस मूवी में डाल दिया। अब चौंकाने वाली बात ये थी कि कत्ल को कोई कैसे चुरा सकता है, कैसे कोई कॉपी कर सकता है। तो चलिए आज इस शख्स के इस दावे की कहानी सुनते हैं और आखिर ये बात क्या है, ये माजरा क्या था, आखिर क्यों एक शख्स को इसको कॉपी बताना पड़ा, चुराना चुराई हुई बात बताना पड़ा कहानी को, इस पिक्चर के क्लाइमैक्स सीन को। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2016 से। जुलाई 2016 में बिहार में एक वैशाली जगह है, काफ़ी मशहूर है। वैशाली में एक बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास रात को एक स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकती है। बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर ये बैंक था। उस गाड़ी से बाकायदा एक शख्स उतरता है और उसके पास गैस कटर, इलेक्ट्रिक कटर, 17 ब्लेड, अलग अलग तरह की सिलेंडर, लोहा काटने की मशीन, लगभग सभी चीज़ें थी। वो बैंक के पास जाता है, बैंक के जो मेन गेट था उसे काटता है, अंदर जाता है। अब वो बैंक के अंदर जाकर वहाँ जो पैसे वगैरह रखे रहते थे, बैंक की उस तिजोरी के पास जाता है और वो उस गेट को काटता है। जो बैंक की तिजोरी के बाहर जो गेट लगा था, उस गेट को काटने की कोशिश करता है। उसका बस ये था कि बैंक से पैसे लूटने हैं और बिना शोर शराबा करे यहाँ से निकलना है, बस, और कुछ नहीं। वो उस बैंक की तिजोरी को जब काटना शुरू करता है, थोड़ा बहुत काट भी लेता है, पर उस गेट पर, उस तिजोरी पर कुछ सेंसर लगा था और उस वजह से सेंसर एक्टिव हो जाता है और सीधा पास के थाने में इस चीज का अलर्ट चला जाता है, जानकारी चली जाती है बैंक की तरफ से। उस चोर को इस बारे में कोई खबर नहीं कि क्या हुआ। पास के स्टेशन से तुरंत पुलिस टीम उस बैंक पे आती है। बैंक में आने के बाद और उस वक्त वो जो चोर था वो वहीं बैंक में ही था। पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है, उसे नीचे लाती है, उसके पास से सारा सामान जो था वो जब्त करती है, उसके सामान को देखती है। कुछ सामान उसकी उस गाड़ी में पड़ा था जो नीचे खड़ी थी, स्कॉर्पियो। खैर पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने लाती है। उससे सारी जो जानकारी थी वो पूछती है, बातें पूछती है, उसके सारे औजार जब्त करती है। और अभी तक वैशाली पुलिस इसे सिर्फ एक चोर समझ रही थी, एक लुटेरा समझ रही थी कि सही समय पर एक बैंक चोर को पकड़ लिया, एक बहुत बड़ी रॉबरी होने से बचा ली। पुलिस खुश है अपने आप से। उम्र करीब 36 साल के आसपास थी उस चोर की और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो सारे कपड़े ब्लू कलर के थे। ऊपर से नीचे तक वो सिर्फ नीले रंग के कपड़े पहने हुए था, यहाँ तक कि जूते भी उसके नीले थे। पुलिस उसे थाने लाने के बाद उससे अब पुलिस टीम पूछताछ करती है। उससे पूछताछ शुरू होती है, वो ये कि कहीं और इसने कोई डकैती तो नहीं करी है, कहीं और तो कहीं डाका नहीं डाला है, कोई और केस तो नहीं है। अगर कोई और केस हो या कहीं और कुछ किया हो इसने तो उस केस को भी सुलझा देंगे। काफी देर पूछताछ हुई और इस पूछताछ से वो ऊब जाता है, मतलब पुलिस के सवालों से बोर हो जाता है। और ऊबने के बाद वो एक ऐसी लाइन बोलता है कि जितने पुलिस वाले थे वो सारे चौंक उठते हैं। और जब उससे ये पूछताछ हो रही थी, तब उस इलाके के सभी सीनियर ऑफिसर वहां मौजूद थे, क्योंकि बात एक बैंक डकैती की थी। एसपी, एसएसपी, सभी बड़े अफसर वहां मौजूद थे। जब ज्यादा इंट्रोगेशन हो रहा था
तब ये उन सभी अफसरों से कहता है, और पूछताछ में ये हिंदी इंग्लिश सब बोल रहा था। इंग्लिश ज़्यादा बोल रहा था, हिंदी कम बोल रहा था, वो भी फर्राटेदार इंग्लिश। वो कहता है कि साहब क्यों अपना और मेरा टाइम खराब कर रहे हो, अपना भी और मेरा भी। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो गूगल करो। इस पूछताछ में आप अपना और मेरा, हम दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो। अमित या अविनाश किलर टाइप करो तो मेरे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। पर एसपी साहब के साथ साथ बाकी के अफसर भी हंसने लगते हैं कि ये क्या बकवास है। वो कहता है कि करो, अभी करो, और मेरी पूरी जिंदगी के बारे में जान लो। फिर दूसरी बार उसके कहने पर यहाँ पुलिस थोड़ी सीरियस हुई और अमित अविनाश किलर के नाम से गूगल पर सर्च किया, और वाकई में गूगल पर एक पेज आया इसी अविनाश का। और जब वैशाली पुलिस उस गूगल पेज को पढ़ती है तो पूरी की पूरी टीम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा डर भी होता है इस वक्त इस शख्स से। अब पुलिस को, जिसे पुलिस अभी तक एक मामूली चोर डकैत समझ रही थी, दरअसल वो तो अपने बारे में कुछ छुपाता ही नहीं है, सब लिख कर गूगल कर देता है। और उसने लिखा था कि उसने आज तक 20 कत्ल किए हैं। इस बात को पढ़ते ही पुलिस घबराती है कि ये शख्स तो अपने बारे में कुछ छुपाता ही नहीं है। और अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई है, अभी तो और भी कत्ल करने हैं। फिर पुलिस ने पूछा कि तुम इस तरह से सब डाल रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहता है कि नहीं डर लगता मुझे, बल्कि लोगों को भी पता चले इस बारे में। तब उसने कहा कि आपने एक फिल्म देखी होगी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। वो फिल्म मैंने भी देखी थी, और उस फिल्म के लास्ट सीन को, उसके क्लाइमैक्स को चुराया गया है, कॉपी किया गया है। अब पुलिस पूछती है कि वो कैसे? तो वो कहता है कि जिस तरह फैजल लास्ट में रामाधीर को मारता है बहुत सारी गोलियां, ठीक उसी तरीके से मैंने एक को मारा है, और मैं एक को मार चुका हूँ। मैंने पहला कत्ल ठीक इसी तरीके से किया था, और मेरे इस कत्ल के तरीके को चुराया गया है। अब पुलिस उससे आगे की पूरी कहानी सुनना चाहती थी। तब कहीं जाकर उसने अपनी जुबानी एक कहानी सुनाई। तो जब वो कहानी सुनाना शुरू करता है, उस कहानी की शुरुआत होती है 2002 से। बिहार के पटना का रहने वाला, अच्छी फैमिली से, पिता इसके पॉलिटिशियन, और पिता का नाम लल्लन श्रीवास्तव, अमीर घर से। ये जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ जुड़े थे, और आरजेडी के एक रसूखदार नेता भी थे। तो बचपन से ही इसकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी हुई, उसके माता पिता भी काफ़ी अच्छे थे। उसने अपना नाम बताया अमित श्रीवास्तव या अविनाश श्रीवास्तव। उसकी पढ़ाई शुरू से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई। घर अच्छा था, परिवार अच्छा था, पैसों में अच्छे थे, हैसियत भी बहुत अच्छी थी, मतलब सब कुछ ठीक, एक नंबर का। फिर घरवाले अमित श्रीवास्तव को पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज देते हैं। अमित अविनाश वहाँ दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करता है, और वहीं दिल्ली में ही एक अच्छी कंपनी में, इन्फोसिस कंपनी में जॉब करने लगता है। उसकी उसी कंपनी में, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है एक अच्छी पोस्ट पर। उसने एमसीए की डिग्री ले रखी थी दिल्ली से। एमसीए मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद जॉब करने लगा। पढ़ने में होशियार था, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में काम करने वाला, सब ठीक था कि तभी अचानक एक हादसा होता है। बिहार में उसके पिता लल्लन सिंह को कुछ लोग मार डालते हैं। पुरानी रंजिश थी, और इसी रंजिश की वजह से लल्लन सिंह श्रीवास्तव की हत्या कर दी जाती है। ये बात दिल्ली में जॉब कर रहे उनके बेटे अविनाश, अमित श्रीवास्तव को पता चलती है। अमित वापस जाता है। बाप के कत्ल का सदमा उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेता है, घर कर लेता है, और तभी से वो बेचैन हो जाता है। और वो उसी वक्त ठान लेता है कि मैं इसका बदला लूंगा। घरवाले उसे समझाते हैं, बुझाते हैं कि तुम जाओ, अपने वापस जाओ, तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, एमसीए किया है, अच्छी कंपनी में ठीक ठाक नौकरी है, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो और अपने आगे की लाइफ पर ध्यान दो, और तुम इस इलाके से, इस रंजिश से दूर रहो। घरवाले उसे समझाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। वो बेमन से दिल्ली आ जाता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। पर अब वो दिल्ली में बेचैनी सी महसूस कर रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था अब दिल्ली में। पिता की मौत का सदमा उसके दिल दिमाग में घर जो कर चुका था।
फिर वो दिल्ली से सब कुछ समेटकर बिहार में अपने घर वापस आ जाता है। अब बिहार वापस आने के बाद वो सोचना शुरू करता है कि बदला तो लेना है, पर बदला लें कैसे? कैसे पता करें कि पिता की हत्या किसने की? कितने लोग थे? कौन-कौन इस कत्ल में शामिल थे? फिर थोड़ा समय बीता और अब अविनाश के पास उन लोगों के नाम थे जिन्होंने इसके पिता की हत्या करी थी। अब अमित को नाम मिले तो वो वहाँ के लोकल क्रिमिनल्स से दोस्ती करता है, क्योंकि हत्या में शामिल लोग वहीं उसी इलाके के आसपास के थे। वो वहाँ के क्रिमिनल्स से दोस्ती के बाद उन लोगों की ओर तफ्तीश करता है और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करता है उन लोगों के बारे में। अब लोकल क्रिमिनल्स की मदद से अमित के पास उन लोगों के नाम थे, उन सभी लोगों की एक-एक जानकारी थी और जानकारी के बाद उसका मकसद ये था कि जिन-जिन लोगों ने उसके पिता को मारा है, उन सब से बदला लेना है, उन सबको ठिकाने लगाना है। 1 साल का वक़्त उसकी पूरी रिसर्च करने में, पूरी जानकारी इकट्ठा करने में, सब तैयार करने में गुज़र जाता है। 1 साल के बाद उसके पिता के कातिल के तौर पर जो पहला शख्स था, उसका नाम था मोइम खान, एक छँटा हुआ बदमाश। पता चला कि मोइम खान ने गोली मारी थी, बाकी अपने साथियों के साथ मिलकर, और कुल 6 लोग थे जिन्होंने हमला किया था। 6 के 6 नाम अब अमित श्रीवास्तव के पास थे। नाम आने के बाद वो मोइम खान के पास जाता है, क्योंकि इस कत्लेआम में सबसे आगे मोइम खान था। उसने ही पहली गोली चलाई थी, इसीलिए उसने पहले 6 में से मोइम खान को चुना। उसके बाद वो मोइम खान को किसी बात पर, किसी लालच में एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और अमित के पास एक बैग था जिसमें एक देसी कट्टा और पूरे बैग में गोलियां भरी हुई थीं। उसने मौका पाकर अपना कट्टा निकाला और मोइम खान को गोली मार दी। पहली गोली में ही काम हो गया था मोइम खान का, पर अमित रुकता नहीं है। वो गोली मारने के बाद वहीं मोइम खान की लाश के पास बैठ जाता है और 3 घंटे बैठा रहता है और 3 घंटे तक लगातार अमित श्रीवास्तव मोइम खान को गोलियां मारता रहता है। हर 2-3 मिनट में वो कट्टे में अपनी गोली भरता और मार देता। लगभग 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं और उसने अगर 3 मिनट बाद भी गोली मारी तो लगभग उसने मोइम खान को 60 से ज़्यादा गोलियां मार दी थी, वहाँ उसी के पास बैठे-बैठे। वो इसलिए कि उसके अंदर पिता की मौत का गुस्सा और उसके 1 साल का गुस्सा, उसकी तड़प, वो सब उसने 60 से ज़्यादा गोलियां मारकर पूरा करा। और मारकर वहाँ से उठा और बड़े आराम से अपने घर चला गया। बाद में जब पुलिस को मोइम खान की लाश मिलती है तो बिहार पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि बिहार पुलिस ने आज तक इस तरीके की कोई लाश नहीं देखी थी। किसने किया, क्यों किया, पुलिस कातिल को नहीं पकड़ पाई। अमित ने मोइम खान को गोलियों से छलनी कर दिया था। फिर वो मोइम खान के दूसरे साथी को पकड़ता है और उसे भी ठीक इसी तरह से बहुत सारी गोलियां मारता है। फिर तीसरे को पकड़ता है, फिर चौथे को। इस दौरान में जो वकील इनका केस लड़ रहा था, अमित श्रीवास्तव, उस वकील को भी गोली मार देता है, क्योंकि हत्या के बाद पुलिस ने इन अपराधियों को तो पकड़ लिया था और 4 लोग जमानत पर बाहर थे और जमानत पर बाहर होने के कारण अमित के हत्थे चढ़े और अमित ने चारों को निपटा दिया और इनके वकील को भी मार दिया, जो इन अपराधियों का केस लड़ रहा था। टोटल 4 लोग जो इसके बाप के कत्ल में शामिल थे और इन सबको बचाने वाले वकील, वो 5वां शख्स, इसने इन पाँचों को तो मार दिया था, पर अभी इसकी जो दुश्मनों की लिस्ट थी वो पूरी नहीं हुई थी। उस लिस्ट में भी अभी 2 लोग और बाकी थे। इन 5 में 2 लोग ऐसे थे जिनकी बेल नहीं हुई और वो बचे रहे, जेल में ही रहे। वो उनके बाहर आने का इंतज़ार करता रहा, पर वो लोग बाहर नहीं आ रहे थे। इस दौरान में उसे कत्ल करने की आदत हो गई। एक तरह से वो अब एक साइको किलर हो गया था। घरवालों को भी लगा कि अब ये रास्ते से भटक चुका है। फिर उसकी अपनी वो नौकरी वगैरह उसने जो थी, वो सब छोड़ दी और जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। इसके बाद अब उसे पैसे और बाकी चीज़ें चाहिए थीं। पटना में 2 ज्वेलरी शॉप पर उसने लूटपाट की। इसके उसके बाद उसने एक-एक करके कत्ल करना शुरू किया। एक लूटपाट के बाद वो पकड़ा भी गया, पर वो जमानत पर बाहर आ गया। फिर धीरे-धीरे करके और लोगों को लूटा, लूटपाट करता और जो भी इस लूटपाट का विरोध करता, वो उन्हें सीधे गोली मार देता। और इस तरीके से उसने खुद 20 कत्ल की बात पुलिस के सामने
एक्सेप्ट की और उसने कहा कि अभी तक जो मैंने कत्ल किए हैं उसमें जो मेरी लिस्ट है वो अभी अधूरी है। जो अभी असली दुश्मन है मेरे वो बचे हुए हैं। उधर जो उसके बाप के कत्ल में शामिल थे, जो जुर्म में 2 लोग शामिल थे, जो जेल में बंद थे, जब उन्हें ये बात पता चली, तो उनकी हवा खराब हो गई और वो दोनों कातिल इतना डर गए कि उन्होंने बेल मांगनी ही बंद कर दी। उन्होंने कहा कि हम जेल में ही ठीक हैं, बाहर गए तो मारे जाएंगे। और इस तरीके से वो एक-एक करके 20 कत्ल करता गया। कभी पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं। 2013 में एक बार उसकी गिरफ्तारी हुई पर वो जमानत पर बाहर आ गया लूटपाट के मामले में। बट किसी को इसकी सच्चाई पता नहीं चली। जुलाई 2016 में जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो डकैती हुई, जो एक नाकाम डकैती थी, जब पुलिस ने पकड़ा था, तब पुलिस वाले भी यही मानकर यही सोचकर चल रहे थे कि एक लुटेरे को पकड़ा है, एक डकैत को पकड़ा है, चोर को पकड़ा है। लेकिन जिस तरीके से उसने अपना खुलासा किया और जब इसके बारे में पुलिस को पता चला, तो पता चला कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक साइको किलर है। और उसने उस वक्त भी पुलिस से कहा था कि 20 कत्ल कर चुका हूँ, लिस्ट अभी अधूरी है, मैं जैसे ही छूटूंगा मैं फिर मारूंगा। तो एक खतरनाक किलर था। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, मुकदमा चल रहा है। लेकिन एक चीज थी जो अब भी पुलिस के लिए पहेली बनी हुई थी कि एक लुटेरा बैंक में लूट करने जाता है, पर उसने कपड़े बड़े अजीब थे, बड़े अजीब कपड़े पहने हुए थे। नीली शर्ट, नीली जीन्स, नीले जूते, सब कुछ नीला। तो पुलिस ने पूछा कि सिर्फ इसी कलर के कपड़े क्यों? और सब कुछ सिर्फ एक ही कलर का। तो उसने बताया कि उसकी कुछ मान्यता है कि उसने जो पहला कत्ल किया था मोइम खान का, तब उसने नीले रंग के ही कपड़े पहने हुए थे और मोइम खान का कत्ल करने के बाद उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई। तो उसे लगा कि शायद इस रंग की वजह से मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा और उसने उसी नीले रंग के कपड़ों में 19 कत्ल और कर दिए और एक बार भी पकड़ा नहीं गया। और इसी तरह से, इसी वजह से उसका अपने इस रंग पर, इस नीले रंग के कपड़ों पर विश्वास और ज़्यादा हो गया। मतलब उसे ये लगने लगा कि ये नीले रंग का कपड़ा मुझे हमेशा पुलिस से बचा कर रखेगा, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। एक तरह से नीला रंग उसका कवच था, उसकी ढाल थी और जब तक ये है तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और ये ही वजह थी कि हर गलत और बुरा काम करते समय वो नीले रंग के कपड़े ही पहनता। फिलहाल मुकदमा चल रहा है, अमित जेल में है आज भी। पुलिस 20 कत्ल के सबूत जुटाने में नाकाम रही, पर कुछ सबूत मिले हैं। पर पुलिस खुद यहाँ एक हैरान है एक चीज पर, वो इस बात पे हैरान हो रही है कि एक इतने अच्छे घर का लड़का, अमीर फैमिली, इतना पढ़ा लिखा, एमसीए करा हुआ, इतनी बड़ी, इतनी अच्छी कंपनी में काम करने वाला एक शख्स कैसे इस जुर्म के दुनिया में आ गया। पर जुर्म करने के लिए आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका रहन सहन, आप कितने अच्छे परिवार से हैं, फिर बाद में ये सब एक बेईमानी सा हो जाता है। पर उसका प्लॉट ये था कि कुछ लोगों ने उसके पिता की हत्या कर दी थी और उसने इसी चीज का बदला लिया। खैर अगर सभी लोग इसी तरह से करने लगे तो एक तरह से जंगल राज हो जाएगा यहाँ। वो कानून से भी मदद मांग सकता था, कानून से मदद ले सकता था। पिता पॉलिटिशियंस थे तो तफ्तीश भी ठीक होती और नेताओं का साथ भी मिलता, बड़े बड़े नेताओं का। फिर पिता की हत्या करने वालों को सजा होती और उसे और उसके परिवार को इंसाफ मिलता। पर उसने ये रास्ता खुद अपनी मर्जी से चुना, अपराध का रास्ता। और 20 कत्ल करके भी जब नहीं पकड़ा गया, फिर एक दिन आया, एक अच्छा दिन, उसके लिए बुरा दिन। जुलाई 2016 जब एक बैंक डकैती के दौरान वो पकड़ा गया और पुलिस की बातों से, उसकी पूछताछ से ऊब कर, बोर होकर कह दिया कि क्यों आप मेरा और अपना टाइम खराब कर रहे हो, मेरे बारे में जानना है तो गूगल कर लो। और जब बिहार पुलिस ने गूगल किया अमित अविनाश श्रीवास्तव किलर के नाम से, तब कहीं जाकर ये केस खुला और अमित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस तरह से 20 कत्ल का राज खुला और ये केस सुलझा। तो ये थी आज की कहानी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करना, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना
और इसी तरह की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इसी तरह की सच्ची कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ, आपको सुनाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली किसी नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।